हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएसवाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम एमपी की करंट अफेयर्स को लगा रहे हैं एग्जामपीडिया के माध्यम से। वार्षिकांक 2025-26 का जो है लग रहा है और ये करंट अफेयर्स आपके एग्जाम्स के लिए वेरी हेल्पफुल रहने वाली है। क्यों? क्योंकि एमपीपीएससी हो, एमपी का मेंस हो, प्री हो, एफएस हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, यहाँ तक कि एमपीएसआई पुलिस, सभी एग्जाम में करंट अफेयर्स का रोल रहता ही रहता है। और इस किताब के माध्यम से आप करंट अफेयर्स की हर चीज को जो है टॉपिक को एक एक करके कवर कर सकते हो। अभी तक हम कितनी वीडियो बना चुके हैं इसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता है ऑलरेडी। आप लोग व्यूअर्स अच्छे से पुरानी वीडियो देख रहे हो, लेकिन जो नए व्यूअर्स हैं उसके लिए बता दें, हमारा नियुक्तियां, मंत्रिमंडल, परिषद, आयोग, व्यक्ति, निधन, स्थल, प्रतिमाएं, अभियान, योजनाएं और मध्य प्रदेश की योजनाएं, राजनीतिक घटनाक्रम, नीतियां, नए जिले तहसील अधिनियम, इतना बात यहाँ पर कर चुके। बाकी बात यहाँ पर की जाए तो हम यहाँ पर प्रथम सूचकांक, मध्य प्रदेश में प्रथम, आत्मनिर्भर, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एसडीजी, जीआई टैग, पोर्टल, नाम परिवर्तित और पुस्तकों के बारे में जो है हम बात कर चुके हैं। तो अभी हमारे इतने टॉपिक निपट गए हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम किन टॉपिक पर बात करेंगे? तो आज 25 और 26 बात करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों टॉपिक इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023, यहां से प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन 1 से 2 आ रहे हैं। दूसरा पर्यावरण पारिस्थितिकी, इन दो टॉपिकों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले। नेक्स्ट किस पर बात करेंगे वो हम आपको बाद में बताएंगे। सबसे पहले हम भारत की वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। 25 नंबर का चैप्टर है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023। चलिए बात करेंगे। सबसे पहले इसको जूम कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें भारत वन स्थिति रिपोर्ट की, तो ISFR जिसे हम कहते हैं, और यहां पर बात किया कि भारतीय वन सर्वेक्षण कहां पर है? देहरादून में है। भारतीय वन सर्वेक्षण की बात की जाए तो आपका ये देहरादून में है और हर द्विवार्षिक मतलब कि हर 2 साल में इसका जो है प्रकाशन करती है। भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन यह संगठन के रूप में कार्यरत है। बात की जाए एफएसआई, भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो है आपका भारतीय वन सर्वेक्षण जो है सुदूर संवेदन उपग्रह। अब ये सुदूर संवेदन उपग्रह क्या है? एक्चुअली रिमोट सेंसरिंग जो आपके सैटेलाइट्स हैं, इनके आंकड़ों के आधार पर और फील्ड आधारित राष्ट्रीय वन इन्फेंट्री के निर्वाचन के आधार पर देश के वन और वृक्ष संसाधन का जो है आकलन करता है, जिसके परिणाम भारत ISFR में प्रकाशित जो है किए जाते हैं। देखो, किसी भी चैप्टर का जानने से पहले उसका इंट्रोडक्शन जानना इंपॉर्टेंट होता है ना, तो वही इंट्रोडक्शन जानना है। बाकी अभी टॉपिक पे बस जस्ट आप 1 मिनट में आ जाएंगे। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री की बात किया तो श्री भूपेंद्र यादव जी हैं, जो कि FSI देहरादून संस्थान में ISFR 2023 का विमोचन उन्होंने 21 दिसंबर 2024 को जो है किया था। भारत स्थिति वन रिपोर्ट के मुख्य बिंदु की बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट बहुत है। 1987 के भारत वन स्थिति रिपोर्ट को 2 वर्षों के अंतराल पर भारत वन सर्वेक्षण FSI जारी करता है। प्रथम वन रिपोर्ट किस वर्ष जारी की गई थी? तो 1987 में, 1987 में पहली रिपोर्ट को जारी किया गया था और तब से अभी तक यह 18वीं रिपोर्ट है और 18वीं रिपोर्ट 2023 की जो है जारी की गई है। तो अभी तक कितनी रिपोर्टें जारी की जा चुकी हैं? 18 रिपोर्टें जारी की जा चुकी हैं। 1987 में पहली रिपोर्ट जारी की गई थी, 2023 में 18वीं रिपोर्ट को जारी किया गया है। वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन 2020 FAO की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है रशियन फेडरेशन के पास है, जो कि पहले स्थान पर है। उसके बाद भारत की बात किया है तो भारत जो है 10वें स्थान पर है। तो रशियन फेडरेशन जो है पहले स्थान पर है दुनिया में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र के मामले में। भारत की स्थिति की बात किया है तो 10वें स्थान पर है। चलिए बिंदु की बात करेंगे, जिससे जैसे देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल आधारित होंगे। ISFR 2023 के क्षेत्रफल किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में होंगे और यहाँ पर क्षेत्रफल का प्रतिशत के बारे में बात यहाँ पर की गई है। चलिए कुल वन एवं वृक्ष आवरण की बात किया है, टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर की बात किया है तो 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में है, जिसमें से क्षेत्रफल की बात किया तो 25.17% क्षेत्रफल है। वनावरण एवं क्षेत्रफल की बात किया फॉरेस्ट कवर एरिया की तो 7,15,342.61 वर्ग किलोमीटर में है, प्रतिशत में 21.76% में है। बात किया कि वृक्ष आवरण क्षेत्रफल में ट्री कवर एरिया में बात की जाए तो यहाँ पर 1,12,014.34 वर्ग किलोमीटर में है और प्रतिशत में बात की जाए तो 3.41% में है। झाड़ियां की बात किया जो स्क्रब्स होती हैं वो 43,622.62 वर्ग किलोमीटर में है, 1.33% में है। बात की जाए गैर वन जो नॉन फॉरेस्ट होते हैं वो 24,16,489.29 वर्ग किलोमीटर में है, 73.50% में है। भौगोलिक क्षेत्र की बात किया तो 32,87,468.1
88 वर्ग किलोमीटर में है, जो कि 100% प्रतिशत में रखे गए। तो आपका जो है यहाँ पर देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में प्रतिशत के बारे में तो जरूर याद कर ही लेना, है ना। ये आप वर्ग किलोमीटर भूल जाओ चल जाएगा, लेकिन प्रतिशत के बारे में याद जरूर कर लेना। 2021 की अगर तुलना की बात की जाए, तुलना में बात की जाए तो यहां पर 2023 की 2021 से तुलना करें 2 सालों की, तो वन आवरण वृक्ष आवरण क्षेत्रफल में कुल वृद्धि कितनी हुई है? 0.17% की। देखो इतना ही याद कर लो, ये भी काफी है ना। वन आवरण वृक्ष आवरण क्षेत्रफल में 2021 से 2023 में अगर वृद्धि की बात किया तो 0.17 की प्रतिशत वृद्धि हुई है। वन आवरण कुल क्षेत्रफल में कुल वृद्धि की बात किया तो 0.021 की प्रतिशत में वृद्धि हुई है। वृक्ष आवरण क्षेत्रफल में बात किया तो 1.16% की वृद्धि देखने को मिली है। कुल वृद्धि की बात किया है तो यहां पर जो आपको देखने को मिल जाएगी। वर्तमान आकलन 2023 पिछले आकलन यानी ISFR 2021 की तुलना में राष्ट्रीय स्तर पर वन आवरण में 156.41 वर्ग किलोमीटर मतलब कि 0.021% की वृद्धि हुई है। और जबकि वृक्ष आवरण में बात किया तो 1.16% की वृद्धि हुई है। और वन एवं वृक्ष आवरण में बात किया तो 0.17% की वृद्धि हुई है। कुल मिलाकर घटी नहीं है, कहीं पर भी बढ़ने को दर्शा रहा है। अब बात करेंगे वनों की स्थिति जो है राज्यवार आंकड़े। सर्वाधिक वन आवरण वृक्ष आवरण क्षेत्रफल में शीर्ष राज्य कौन से हैं? तो सबसे टॉप पर मध्य प्रदेश है, ध्यान रखिएगा, जो कि 85,723.58 किलोमीटर स्क्वायर में है। अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर है, 67,083.20 किलोमीटर स्क्वायर में है। और महाराष्ट्र उसके बाद आता है तीसरे स्थान पर 65,383.41 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में है। तो आप ऐसे याद कर लो, मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल के प्रदेश आपका महाराष्ट्र। तो आप इनको क्षेत्रफल भूल जाओ चलेगा, पर कम से कम राज्य तो एक सिक्यों से याद कर ही लो। सर्वाधिक वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि करने वाले शीर्ष राज्य की बात की जाए, सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण में अभी किसकी बात की है? सर्वाधिक वन आवरण और वृक्ष आवरण में अभी बात कर रहे हैं वन और वृक्ष आवरण में, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करें वृद्धि करने वाले तो छत्तीसगढ़ टॉप पर है। अब इसको डेटा को अगर आप लोग देख रहे हो तो अच्छी बात है, मैं यहाँ लिखता चल रहा हूँ। छत्तीसगढ़ जो है टॉप पर, छत्तीसगढ़ के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद राजस्थान। ये आपके जो है 4 राज्य सर्वाधिक वृद्धि करने वाले राज्य हैं, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान। इसी तरह वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक कमी करने वाले राज्यों की बात की जाए तो कमी किसमें हुई है? सबसे ज्यादा कमी मध्य प्रदेश में ही हुई है, ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा कमी मध्य प्रदेश में ही हुई है। उसके बाद कर्नाटक में, उसके बाद आपकी लद्दाख में और फिर आपकी नागालैंड में। ये 4 राज्यों में सबसे ज्यादा कमी हुई है वन और वृक्ष आवरण में। जबकि 4 राज्य जो सबसे ज्यादा वृद्धि की है वो छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान है। सबसे कमी की है जो मध्य प्रदेश, कर्नाटक, लद्दाख एवं नागालैंड है। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया ग्रीन वॉश RFA जिसे कहते हैं या GW जैसे कहते हैं, उसके अंदर जो वन आवरण है उसकी बात किया है। सर्वाधिक वृद्धि करने वाले राज्य होंगे, मतलब यहां प्लस होंगे, ठीक है। और यहां अधिकतम कमी करने वाले राज्य मतलब यहां माइनस होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है, सर्वाधिक वृद्धि करने वाले, सर्वाधिक कमी करने वाले। तो मिजोरम ने सबसे ज्यादा वृद्धि की है, उसके बाद उड़ीसा ने, फिर कर्नाटक, फिर पश्चिम बंगाल, अंतिम में झारखंड। तो 5 राज्य आपको इंपोर्टेंट रखना है, मिजोरम, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, झारखंड। वहीं सर्वाधिक कमी दिखाने वाले राज्य की बात किया तो त्रिपुरा सबसे ज्यादा कमी की है, फिर तेलंगाना, असम, आंध्र प्रदेश एवं गुजरात। तो त्रिपुरा, तेलंगाना, असम, आंध्र प्रदेश और गुजरात ने सबसे ज्यादा कमी की है। मिजोरम, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, झारखंड ने सबसे ज्यादा वृद्धि की है। अब आप सोच रहे हो सर 2-2 3 रिपीट करो, क्योंकि आपके कानों के द्वारा ना आपकी नसों में बैठ जाए, इसीलिए बोल रहा हूं। क्योंकि वीडियो तो आप लोग 2-3 बार देखते नहीं हो, मुझे पता है। ये तो वीडियो देख लिया करो भाई, फिर एग्जाम में सोचते अरे यार काश ये तो पढ़ा था, बस याद नहीं आ रहा, है ना। चलिए क्या, अभी अंदर की बात की थी हमने, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया की, हम बाहर वन आवरण की बात करेंगे। तो बाहर वन में सबसे ज्यादा वृद्धि किसने की है और कमी किस राज्यों ने की है? तो सबसे ज्यादा वृद्धि बाहर वन में गुजरात ने सबसे ज्यादा, उसके बाद बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश एवं असम ने। तो गुजरात ने सबसे ज्यादा, उसके बाद बिहार का नाम आता है, फिर केरल का नाम आएगा, फिर उत्तर प्रदेश और फिर असम का नाम आएगा। और सबसे ज्यादा कमी की बात किया, जैसे कि हमने कमी में बताया था, मध्य प्रदेश ने सबसे ज्यादा कमी की है, फिर राजस्थान ने, फिर आपका आंध्र प्रदेश ने, फिर अरुणाचल प्रदेश ने और उसके बाद आपका महाराष्ट्र राज्य ने कमी की है। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र ने रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में बाहर वन आवरण में सबसे ज्यादा कमी की है। तो बाहर वन आवरण और अंदर वन आवरण ये दोनों आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। क्षेत्रफल के अनुसार बात की जाए, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज्यादा वृक्ष आवरण करने वाले राज्य कौन से हैं? क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज्यादा वृक्ष आवरण महाराष्ट्र राज्य है, सबसे टॉप पर है। महाराष्ट्र की बात पूछी जाए तो राजस्थान है, और राजस्थान की बात पूछी जाए तो उत्तर प्रदेश है। तो आपको ध्यान रखना है, महाराष्ट्र, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश ये 3 आपके वृक्ष आवरण में है क्षेत्रफल के अनुसार।
क्षेत्रफल के अनुसार 2021 की तुलना में बात करें सबसे ज्यादा वृक्षावरण वृद्धि करने वाले राज्य कौन से हैं? अब 2021 से तुलना कर रहा है 2023 की, तो आपको ध्यान रखना है छत्तीसगढ़, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश रहेगा। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में वन आवरण प्रतिशत की दृष्टि से बताया जाए। तो भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में वन आवरण प्रतिशत की दृष्टि से तो लक्षद्वीप इस पर टॉप पर है, ध्यान रखना है। फिर मिजोरम है, फिर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो लक्षद्वीप आ जाएगा, मिजोरम आ जाएगा, उसके बाद अंडमान एंड निकोबार जो है आ जाएगा। तो आपको इस तरीके से भी याद रखो। सर्वाधिक वृद्धिशील ग्रोइंग स्टॉक वाले राज्य कौन से हैं? स्टॉक तो समझते होगे ना, कार्बन स्टॉक तरीके से, है ना। तो सर्वाधिक वृद्धिशील स्टॉक वाले अगर राज्यों की अगर हम बात की जाए यहां पर, एक मिनट, हाँ, सर्वाधिक वृद्धिशील वाले राज्यों की अगर बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश ने सबसे ज्यादा की है, दूसरे नंबर पर उत्तराखंड ने, फिर इसके बाद आपका छत्तीसगढ़, फिर आपका मध्य प्रदेश। ये आपके सर्वाधिक स्टॉक वाले राज्य हैं। 19 राज्य जो केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र बनावरण के अंतर्गत अब आने लगा है। तो 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर 33% से ज्यादा भौगोलिक क्षेत्र बनावरण के अंतर्गत आने लगा है, जिनमें से 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो कि मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। यहां पर 75% से अधिक बनावरण फैला हुआ है। तो आपका इसमें मध्य प्रदेश का नाम आया? हम कहेंगे नहीं आया। तो 8 राज्य ऐसे हैं, मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। ये सभी राज्य नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं ज्यादातर, और आप यहाँ पर 75% से अधिक वन है। 33% अधिक वन कहां पर है? आपके 19 राज्यों में है, लेकिन 8 राज्य ऐसे हैं जहां पर 75% से अधिक बनावरण है। राष्ट्रीय स्तर पर वन क्षेत्रों में वृद्धि दर की बात की जाए तो 86.10 घन मीटर प्रति हेक्टेयर अनुमानित की गई है। शीर्ष 3 ऐसे कौन से राज्य हैं जहां पर 23-24 में वनों की आग की घटनाएं सबसे ज्यादा देखने को मिली हैं? तो 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर अग्नि की घटनाएं सबसे ज्यादा मिली हैं। तो आपका उत्तराखंड में सबसे ज्यादा, उसके बाद उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो उत्तराखंड, उड़ीसा और आपका छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों में अग्नि की घटनाएं सबसे ज्यादा मिली है। वनों के अंदर वृक्षों में कुल आयतन में अधिकतम योगदान देखने को मिला है, जबकि वनों के बाहर की बात किया तो आम में कुल मात्रा में सबसे ज्यादा योगदान देखने को मिला है। तो वनों के अंदर पूछे जाए तो साल की सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, योगदान दिया है, और वनों के बाहर पूछे जाए तो आम ने सबसे ज्यादा योगदान दिया हुआ है। बांस क्षेत्र की बात की जाए, किसकी? बांस की। तो देश का कुल बांस क्षेत्र की बात किया है तो 1,54,670 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में है। ISFR 2021 की रिपोर्ट पिछले आकलन की तुलना में देश के बांस क्षेत्र में 5,227 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो 5,227 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि की गई है 2021-22 की तुलना में, ध्यान रखिएगा। वही बात किया कि बांस का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाले राज्य कौन से हैं? कहां पर बांस का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, और उसके बाद महाराष्ट्र एवं उड़ीसा में। तो मध्य प्रदेश का बात की जाए, अरुणाचल प्रदेश में बात की जाए, महाराष्ट्र में, और बात की जाए उड़ीसा में, ये 4 राज्यों में बांस के क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा आपके राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश में बांस में सर्वाधिक क्षेत्रफल है जो कि 2,685 किलोमीटर स्क्वायर में वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश में बात किया है तो 2,027 किलोमीटर का स्थान है उसके, अरुणाचल प्रदेश के बाद में आता है वृद्धि में। और इसी तरह कर्नाटक में बांस क्षेत्रफल में 1290 किलोमीटर की कमी आई है। तो कर्नाटक में कमी आई है, उसके बाद मणिपुर का स्थान आता है, ध्यान रखना है। मैंग्रोव क्षेत्र की बात की जाए, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंग्रोव की बात की है, देश का कुल मैंग्रोव कवर या कच्छ वनस्पति आवरण 4,991.68 किलोमीटर स्क्वायर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% का ही योगदान देता है। 2021 की अगर तुलना की जाए तो देश के मैंग्रोव में कमी आई है, शुद्ध कमी कितनी आई है? 7.43 किलोमीटर स्क्वायर में कमी आई है, जबकि गुजरात में सबसे ज्यादा कमी देखी गई है 36.39 किलोमीटर स्क्वायर की। ओवरऑल 7.43 किलोमीटर की किलोमीटर कमी आई है। मैंग्रोव वन कवर में अगर वृद्धि करने वाले राज्यों की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश ने सबसे ज्यादा वृद्धि की है, और उसके बाद महाराष्ट्र ने वृद्धि की है, जबकि गुजरात में सबसे ज्यादा कमी की है। कार्बन स्टॉक की बात की जाए, इंपोर्टेंट है कार्बन स्टॉक। वर्तमान आकलन देश में वनों की कार्बन स्टॉक का बात किया तो 7,285.5 मिलियन टन अनुमानित किया गया है। कितना? 7285 मिलियन टन अनुमानित किया गया है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में देश का कार्बन में 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। तो कभी आ जाए कितना मिलियन टन की? तो 81.5 मिलियन टन की जो है वृद्धि हुई है पिछले वर्ष की तुलना में, लेकिन टोटल ओवरऑल 7250.5 मिलियन टन अनुमानित किया गया है कार्बन स्टॉक।
अरुणाचल प्रदेश में कार्बन स्टॉक सबसे ज्यादा है, 1021 मीट्रिक टन है। इसके बाद मध्य प्रदेश में 608 मिलियन टन है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में 505 मिलियन टन है और उसके बाद महाराष्ट्र में 465 मिलियन टन है। तो मध्य प्रदेश का स्थान दूसरे नंबर पर आता है, पहले स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है। एनडीसी के लक्ष्यों को प्राप्ति के संबंध में वर्तमान जो आकलन ज्ञात होता है कि भारत का कार्बन स्टॉक 30.43 मिलियन टन CO2 के समतुल्य तक पहुंच चुका है। ISFR 2023 कहते हैं कि वन और संसाधनों के सर्वेक्षण में सुदूर जो आपके भारतीय दूर संवेदी उपग्रह हैं वो रिसोर्स सेट 2 LISS थर्ड के आंकड़ों का जो है संग्रहण किया गया था। तो अगर कभी पूछा जाए कि कौन से रिमोट सेंसिंग का प्रयोग किया गया था, तो भारतीय दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2 LISS थर्ड से आंकड़ों का संग्रहण किया गया है। चलिए बात करेंगे ISFR 2023 के सार बिंदु मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश के बारे में फैक्ट के बाद थोड़ा सा बात करेंगे, फैक्ट से ही क्वेश्चन आते हैं। रिपोर्ट में मध्य प्रदेश के कुल वन और वृक्षावरण का क्षेत्रफल 85,723.58 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर जो है बताया गया है, जो संपूर्ण राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 27.81% है। भारत वन स्थिति 2023 के अनुसार बताया गया मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्रफल 2019 की तुलना में 2021 में 10.11 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है और 2023 में तैयार करने में मध्य प्रदेश के 52 जिलों को शामिल इसमें किया गया। 55 जिलों को नहीं, 52 जिलों को, 3 जिले तो बाद में बने हैं, है ना, मेहर, सतना और मऊगंज। बात किया है कि राज्य की कुल भौगोलिक मेहर, मऊगंज और पाडरना, सतना बोल गया था। बात की जाए कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में यहाँ पर वही शायद प्रतिशत में है और वर्ग किलोमीटर में। चलिए हम प्रतिशत में बात कर लेते हैं। कुल वन और वृक्षावरण में टोटल फॉरेस्ट एंड टेरी कवर में बात किया तो 27.81% है। वनावरण क्षेत्रफल 25% है। वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल 2.80% है। अभिलेखित वन क्षेत्र की बात किया तो 30.72% है। 2021 की अगर तुलना 2023 से की जाए तो कितने प्रतिशत की कमी आई है, तो वन आवरण वृक्ष आवरण में कमी आई है। कितना आई है मध्य प्रदेश में? 0.7% की कमी आई है। वन आवरण क्षेत्रफल में कमी की बात किया तो 0.47% की कमी आई है और वृक्ष आवरण क्षेत्रफल में कमी की बात किया तो 2.71% की कमी आई है। तो ओवरऑल मध्य प्रदेश में क्या आई है 2021 की तुलना में 2023 में कमी देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र की बात किया तो वर्ग होंगे, क्षेत्रफल होंगे, सर्वे ऑफ इंडिया क्या कहती है इसकी बात करेंगे। तो अति संघन जो वन है मध्य प्रदेश में 2.28% है। मध्यम संघन की बात किया है तो 10.87% है। वहीं खुले वन की बात किया तो 11.85% है। कुल वनों की बात किया तो 25% जो है यहाँ पर हो जाते हैं। झाड़ियां मध्य प्रदेश में 1.01% है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में वनों की अगर जिलेवार स्थिति की बात करें, डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर बात की जाए तो क्षेत्रफल के अनुसार अधिकतम वन वाले जो जिले हैं वो कौन से हैं, तो बालाघाट सबसे टॉप पर है। बालाघाट में बात किया है तो 53.32% क्षेत्रफल में आपका जो है वन क्षेत्र जो है देखने को मिलता है। उसके बाद छिंदवाड़ा दूसरे नंबर पर आता है, 38.75% क्षेत्रफल में आपका वन देखने को मिलता है। तीसरे नंबर पर बैतूल आता है जो कि 36.57% पर देखने को मिलता है वन। और उसके बाद मंडला और श्योपुर की बात किया तो मंडला आपका 45.67 और श्योपुर आपका 51.59% का स्थान आता है। तो आपको प्रतिशत भी भूल जाओ, जिले तो कम से कम याद कर लो। बालाघाट में सबसे ज्यादा, उसके बाद छिंदवाड़ा के बाद बैतूल के बाद मंडला और फिर आपका श्योपुर का नाम आता है। तो आप इन चारों को अधिकतम क्षेत्रफल वाले जिलों में याद कर लो। न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले मध्य प्रदेश में बात की जाए तो शाजापुर सबसे नंबर पर, सबसे कम शाजापुर में है। फिर उसके बाद उज्जैन दूसरे नंबर पर, आगर मालवा तीसरे नंबर पर, निवाड़ी आपका चौथे नंबर पर, अंतिम में आपका 5वें नंबर पर आपका आता है रतलाम। समझो न्यूनतम वन क्षेत्र वाले ये जिले हैं। जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल में बात किया कि सर्वाधिक वन प्रतिशत में जिले कौन से हैं, तो भौगोलिक क्षेत्रफल में ओवरऑल बात कर रहा है तो उमरिया सबसे ज्यादा रहेगा, 54.95% सर्वाधिक है। उसके बाद बालाघाट 53.32, श्योपुर 51.59, मंडला 45.67 और सीधी रहेगा 40.81% में आपका। तो ये प्रतिशत में है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सर्वाधिक न्यूनतम वन क्षेत्रफल में अगर बात की जाए भौगोलिक में तो उज्जैन सबसे कम में रहेगा 0.69%, उसके बाद शाजापुर 0.84, तीसरे नंबर पर आगरा मालवा 1.83, फिर रतलाम 2.45 और राजगढ़ रहेगा 2.81 में, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोगों को ये पढ़ने पड़ा सर डेटा कैसे याद करें, तो भाई एक ही उपाय है, या तो आप इसको शॉर्ट नोट्स बना लो या फिर 1-2 बार वीडियो देख लेना, आपको याद हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो इसी तरीके से होते हैं। मध्य प्रदेश में भूमि उपयोग का जो पैटर्न है उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि यहां पर बताने का कोई वो नहीं है, आप थोड़ा स्क्रीनशॉट इसका ले लो।
चलिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की बात करेंगे। क्षेत्रफल के अनुसार वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले जिले कौन से हैं? तो भिंड ने सबसे ज्यादा वृद्धि की है, उसके बाद रतलाम ने, फिर आपका निवाड़ी ने। तो भिंड, रतलाम, निवाड़ी एक आपके वृद्धि करने वाले मध्य प्रदेश के जिले हैं। क्षेत्रफल में सबसे कमी करने वाले अगर जिलों की बात की, दमोह ने सबसे ज्यादा कमी की है, उसके बाद सागर ने, फिर आपकी श्योपुर ने। झाड़ियों में अगर बात की जाए सर्वाधिक मुरैना में है, उसके बाद सबसे कम जो है हरदा में है। वन अग्नि, फॉरेस्ट फायर की बात की है, सर्वाधिक जिलों में वन अग्नि जो है घटना घटित कहां पर की गई है? सेंसर, जहां पर बड़ी निरंतर और बार बार जंगल की आग घटनाओं को पता चला है। 2022-23 में छिंदवाड़ा जिले में देखने को मिला था और उसके बाद रायसेन में भी जिले को वन अग्नि की घटनाएं देखने को मिली है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र की प्रजाति की बात की है तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में सर्वाधिक वन जो है टीक के हैं। ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक वन जो है आपके पलाश के हैं, पलाश को जंगल की आग भी कहते हैं। शहरी वन क्षेत्र में सर्वाधिक जो वृक्ष हैं अमरूद के हैं और सर्वाधिक गैर लकड़ी वन उत्पाद की बात किया तो तेंदुपत्ता के हैं। और रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया की बात किया जो आक्रमक प्रजाति है वो वाइल्ड सेज की है। इस रिपोर्ट में कुछ पहली बार हुआ है। क्या हुआ है? वन क्षेत्र के आंकड़े 751 जिलों को संकलित यहां पर किया गया है और पहले ISFR आंकड़े केवल 636 जिलों का ही था, लेकिन अभी 751 जिलों को शामिल किया गया है। बांस आवरण का भी अनुमान लगाया गया है। वृक्ष आवरण में शामिल किया गया है बांस को, क्योंकि अब FSI जो है पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध हो चुके हैं। एक दशक के बाद, 10 सालों के बाद कृषि वानिकी भारतीय वनों की महत्वपूर्ण विशेषताओं पर अलग अलग अध्याय जो है यहाँ पर दिए गए हैं। तो अगर आप इसकी पूरी रिपोर्ट पढ़ोगे तो आप कहोगे अलग अलग रिपोर्टों को यहाँ पर शामिल किया गया है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के बारे में। पर्यावरण पारिस्थितिकी के बारे में ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है। क्यों? क्योंकि यहां से आपके 2 या फिर आपके एक क्वेश्चन तो पक्का बनता ही बनता है, एक भी बन सकता है, 2 भी चांस रहते हैं बन जाए। छोटा सा चैप्टर है, इसको समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। तो एक बार जोरदार देखिए, चैनल को नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लो। साथ में हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है UPSC नट। इस ऐप को डाउनलोड करके आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यमों में। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको वीडियो देखने को मिल जाती है, PDF भी मिल जाती है और यहाँ पर टेस्ट सीरीज जो है आप किसी भी तैयारी कर रहे हो, ऐसा नहीं किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेट की कर रहे हो, UP की, MP की, बिहार की, कहीं की भी कर रहे हो, आपको यहाँ पर जो है मिल जाता है। तो ऐप को अभी डाउनलोड कर लेना है, UPSC नट, डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दे दी है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी की बात करेंगे। सबसे पहले कान्हा टाइगर रिजर्व देश में नंबर 1, किसमें भाई नंबर 1 है? बात किया है तो कान्हा टाइगर रिजर्व जो है बाघों का सर्वश्रेष्ठ आवास क्षेत्र घोषित किया गया है। तो कान्हा टाइगर रिजर्व में क्या किया गया है? बाघों के लिए सर्वश्रेष्ठ आवास के रूप में जो है घोषित किया गया है। वन्य जीव संपदा संरक्षण में सर्वश्रेष्ठ है। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई। मंडला जिले में जो कान्हा राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व है वह शाकाहारी वन्य प्राणियों की यहाँ पर संख्या जो है 1,02,485 है, जो कि देश में सबसे अधिक जनसंख्या बताई जा रही है। तो इसीलिए कान्हा टाइगर रिजर्व जो है नंबर 1 है। राज्य में वन प्राणी संतुलन की बात किया है तो दक्षिण अफ्रीका की कंजर्वेशन सॉल्यूशन टीम वन विभाग मध्य प्रदेश को एक नवाचार हुआ है। क्या हुआ है? शाजापुर जिले में दक्षिण अफ्रीका विशेषज्ञों की मदद से हेलीकॉप्टर के द्वारा बोमा पद्धति से 45 काले हिरणों को पकड़कर गांधी सागर अभ्यारण्य में छोड़ा गया है। तो ये इंपोर्टेंट हो जाता है कि यही पूछा जा सकता है किस अभ्यारण्य में छोड़ा गया? गांधी सागर अभ्यारण्य में छोड़ा गया है। किसको छोड़ा गया? काले हिरणों को छोड़ा गया है। कितने हिरणों को छोड़ा गया? 45 काले हिरणों को छोड़ा गया है, जिसे किस निम्रक कहते हैं। किस पद्धति से छोड़ा गया? बोमा पद्धति से छोड़ा गया है। यह पायलट प्रोजेक्ट जो है नीलगाय और काले हिरण से होने वाले फसलों से नुकसान को कम करने, वन जीवों को संतुलन और भविष्य में इसके लिए उपाय किया जा सके, इसके लिए कार्य किया गया है। हेलीकॉप्टर के द्वारा बोमा पद्धति से अब तक 295 से अधिक काले हिरण वन संरक्षित क्षेत्रों और अभ्यारण्य में छोड़े जा चुके हैं। 20 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर 2025 तक काले हिरण को विस्थापित जो है किए जाना यहाँ पर संभावित है। ताप्ती कंजर्वेशन रिजर्व की बात किया तो प्रदेश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व है जो कि बैतूल में बनाया जा रहा है और इसका नाम ताप्ती कंजर्वेशन रिजर्व जो है रखा जा रहा है। यहाँ की कुछ खास बातें होंगी तभी तो इसका प्रमुख है। क्या है? यह रिजर्व बैतूल, भीमपुर, भैंसदही तहसीलों में जंगलों में फैला है। कुल क्षेत्रफल 250 वर्ग किलोमीटर में है, जो कि 244.844 वर्ग किलोमीटर रिजर्व फॉरेस्ट है और 25.156 वर्ग किलोमीटर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में शामिल किया गया है। ताप्ती कंजर्वेशन रिजर्व सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश और मेलाघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र को जोड़ने वाला एक वन्यजीव कॉरिडोर को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। यही चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, मेलाघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र, इन दोनों को जो है ताप्ती कंजर्वेशन रिजर्व जो है जोड़ेगा। ताप्ती, चिचोली और तावड़ी फॉरेस्ट रेंज मिलाकर इसको गठित किया जा रहा है। वह देश का पहला ऐसा कंजर्वेशन है जहां पर 2 टाइगर रिजर्वों को आपस में जोड़ा जा रहा है।
बात करेंगे रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम। भाई ये कौन सी बला है, चलो देखते हैं। एआई आधारित है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है, रियल टाइम वन अलर्ट प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य आपका मध्य प्रदेश बन चुका है, जो कि भूमि अतिक्रमण, भूमि उपयोग परिवर्तन, वन ह्रास का पता लगाकर वन विभाग को समय पर कार्रवाई करने के लिए सक्षम बनाता है। वन विभाग के द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस प्रणाली को 5 संवेदनशील वन मंडलों में लागू किया गया है, जिनमें शिवपुरी, गुना, विदिशा, बुरहानपुर और खंडवा को शामिल किए गए हैं। असम और मध्य प्रदेश के बीच में व्यापार उद्योग के साथ इको टूरिज्म, वन्य जीव पर्यटन की दिशा में एक विशेष पहल की जा रही है। मध्य प्रदेश के दमोह जिला में जबेरा विधानसभा क्षेत्र के दोनी ग्राम में प्राचीन टीले से 10 से 11वीं शताब्दी की अद्भुत प्रतिमाओं को भी यहाँ पर खोजा गया है। इसमें जो प्रतिमाएं खोजी गई, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, उमा महेश्वर, पार्वती, अर्धनारीश्वर, वायुदेव, गज, अप्सरा, विभिन्न नायिका इसमें शामिल है। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2026 की बात किया तो विश्व का सबसे बड़ा वन सर्वेक्षण मध्य भारत में शुरुआत किया जा रहा है। पन्ना टाइगर रिजर्व के परिक्षेत्र हिनोता के अंतर्गत एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी लगभग 100 वर्ष से अधिक आयु की हो चुकी थी, जिसका नाम है वत्सला हथनी। 8 जुलाई 2025 को मृत्यु हो गई और वत्सला को केरल से नर्मदापुरम लाया गया था। तो केरल से नर्मदापुरम लाया गया था। पन्ना टाइगर रिजर्व में एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी थी, जिसकी 100 वर्ष से अधिक आयु में वत्सला हथनी की जो है 8 जुलाई 2025 को मृत्यु हो गई है। गांधी सागर अभ्यारण्य में दुर्लभ प्रजाति के रात्रिचर वन्यजीव सिहाय घोष केराकल की उपस्थिति दर्ज हुई है। भारत में अब प्रजाति विलुप्त श्रेणी में इसको रखा गया है। मध्य प्रदेश में चंबल अभ्यारण्य के बाद दूसरे सोन चिड़िया अभ्यारण्य में प्राकृतिक पर्यावास में घड़ियाल का प्रजनन हो रहा है। इसके अंतर्गत सोन, गोपद और बनास नदियों को शामिल किया जा रहा है। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के जल संचय जन भागीदारी अभियान में खंडवा जिले की जल संचय करने वाले जिलों में देश में प्रथम स्थान हासिल किया है खंडवा जिले ने, और राज्य की श्रेणी में देश में चौथे स्थान पर रहा है। और इसमें जो है केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने प्रदेश और जिलों की रैंकिंग को जारी किया हुआ है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2025 को मनाया गया। यहाँ पर विषय था प्लास्टिक प्रदूषण का उन्मूलन। प्रदेश ने एक पेड़ मां के नाम 5 जून से लेकर 30 सितंबर 2025 तक चलाया गया था, और इस अभियान में जन सहयोग को पौधरोपण किया जाना, तो इसके लिए एक ऐप और पोर्टल का भी लॉन्च किया गया था। पेंच टाइगर रिजर्व में 3 दिनों तक ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन वर्कशॉप चालू की गई है, 15 से 17 सितंबर 2025 तक। इसमें बाघ संरक्षण जो है विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी की गई है। इंदौर में 25 एकड़ क्षेत्र में एक निर्मित किया गया प्रदेश का सबसे बड़ा वाटर पार्क, जिसे इमेजिका एक्वा उद्घाटन किया गया है, जिसका नाम इमेजिका एक्वा रखा गया है। भोपाल के साहेबपुरा क्षेत्र में करीब 100 हेक्टेयर क्षेत्र में स्टेट ऑफ द आर्ट के सहयोग से बायोडायवर्सिटी पार्क की भी स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट आता है खरगोन जिले के भगवानपुरा में गोमुख नदी में स्वच्छता कार्य जो है किया जा रहा है। सिवनी जिले के पेंच टाइगर रिजर्व में अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई से लेकर बाघ दिवस 29 जुलाई तक की अवधि तक एक नया अभियान बाघ देव प्रारंभ किया गया है, और इस जो बाघ देव अभियान है बपर क्षेत्र की 130 इको विकास समितियों में मिट्टी के बांध यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। राज्य शासन ने 11 अप्रैल 2025 को सागर जिले के 258.64 वर्ग किलोमीटर में आरक्षित वन क्षेत्र को मध्य प्रदेश का 25वां टाइगर रिजर्व घोषित करने की अधिसूचना जारी की है, जिसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभ्यारण्य रखा जा रहेगा, और वन मंडल का नाम जो है उत्तर सागर वन मंडल रखा जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक था। तहसील कौन सी लगेगी, तो बंडा साहेगढ़ तहसील लगेगी, ध्यान रखना है। बात करेंगे माधव राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व की, तो माधव नेशनल पार्क जो है शिवपुरी में है। मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है 7 मार्च 2025 को। देश का यह 58वां टाइगर रिजर्व है। मध्य प्रदेश का 9वां है, देश का 58वां टाइगर रिजर्व है। माधव नेशनल पार्क की स्थापना 1956 में की गई थी। चलिए बात करेंगे टाइगर रिजर्व का नाम माधव टाइगर शिवपुरी, और टाइगर रिजर्व की कुछ सीमाएं हैं। किस जिले में है माधव टाइगर रिजर्व, तो शिवपुरी में है, जो कि मध्य प्रदेश में है। वन मंडल आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी पड़ेगा। आरक्षित वन की बात किया है तो आरक्षित वन यहाँ पर 32,429.52 हेक्टेयर में है। संरक्षित वन की बात किया है तो 2422 हेक्टेयर में है। राजस्व क्षेत्र की बात किया है तो 2671.824 हेक्टेयर में है। कुल क्षेत्र की बात किया तो 37,523.344 हेक्टेयर में इसका जो है स्थान रखा गया है। सोनेवानी, अब ये सोनेवानी क्या है, तो कान्हा नेशनल पार्क और पेंच टाइगर रिजर्व के बीच में बालाघाट के सबसे घने जंगल वाला जो इलाका है, जिसे सोनेवानी कहती है, कंजेशन रिजर्व को जो है बनाया जा रहा है। तो कान्हा नेशनल पार्क और पेंच टाइगर रिजर्व के बीच का जो भाग होगा उसे सोनेवानी कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में जो है बनाया जा रहा है। और वन विभाग ने बैतूल के ताप्ती और गुना के राघोगढ़ के साथ बालाघाट के सोनेवानी को कंजर्वेशन बनाने का प्रस्ताव राज्य को भेज दिया है। सोनेवानी प्रदेश का सबसे सुरक्षित आदर्श टाइगर कॉरिडोर के रूप में इसको स्थापित किया जा रहा है।
वर्ष 2015 में सोनेवानी क्षेत्र वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस एरिया भी घोषित किया जा चुका है, मतलब कि यहाँ पर पहले ट्रायल चालू किया गया था। सोनेवानी में 123 साल पुराना ब्रिटिश कालीन जंगल रेस्ट हाउस भी मौजूद है। रातापानी टाइगर रिजर्व के समीप 2 फॉरेस्ट रेंज भी हैं, सीहोर की वीरपुर, भोपाल की समर्था रेंज, और इसको मिलाकर ही नया कंजर्वेशन भी बनाया जा रहा है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम के अंतर्गत 3 दिवसीय 7वां पक्षी सर्वे 10 मार्च 2025 को मड़ई में किया गया था। उसी के तहत बांधव टाइगर रिजर्व की बात किया तो पतोर परीक्षित पनपता पीठ में सोन श्वान जो है पाए गए हैं, मतलब कि सोन डॉग्स पाए गए हैं। मंदसौर में गांधी सागर अभ्यारण्य को भूमि पर 2 चीते जो है छोड़े गए हैं। राज्य सरकार ने जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत माई भारत पोर्टल मेगा इवेंट भी लॉन्च किया है, और इस अभियान का उद्देश्य की बात किया है तो समाज के भागीदारी जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण करना, सफाई करना, मरम्मत और जल प्रदूषण की कमी करना, इसको बढ़ावा देना इसका प्रमुख कार्य बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 2025 में प्रदेश में स्तर पर गिद्धों की गणना की गई है और गिद्धों की संख्या 12,981 हो चुकी है। मध्य प्रदेश की बात किया देश के में सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य बन चुका है, ध्यान रखिएगा। वन विभाग भारतीय वन जीव संस्थान देहरादून के द्वारा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से बांधव टाइगर रिजर्व में 20 से 24 फरवरी 2025 तक 50 बाइसन गौर को पुनर्स्थापित जो भी किया गया था। वन विहार नेशनल पार्क भोपाल में है, यहाँ पर वन प्राणी आदान प्रदान योजना चलाई गई। शकरगढ़, जूनागढ़, गुजरात से एशियाटिक सिंहों को यहाँ पर लाया गया है। नेक्स्ट आता है कि महाराजा मार्तंड सिंह जूडो व्हाइट टाइगर सफारी और चिड़ियाघर मुकुंदपुर सतना के प्लान के तहत गोविंदपुर रीवा में सैटेलाइट फैसिलिटी के रूप में व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना को प्रस्ताव जो है लाया गया है। चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य की बात करें, चंबल नदी के 435 किलोमीटर क्षेत्र को चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य घोषित किया गया है। चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की सीमा पर बहती है। नदी में घड़ियालों की वृद्धि की वजह से देवरी इको सेंटर भी यहाँ पर वृद्धि वजह बन रहा है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य की स्थापना 30 सितंबर 1978 को भारत सरकार के द्वारा की गई थी। घड़ियालों का कुनबा बढ़ाने के लिए मुरैना में चंबल घड़ियाल सेंचुरी, देवरी घड़ियाल सेंटर, हैचिंग सेंटर की शुरुआत की जा रही है। पूरे विश्व में सर्वाधिक घड़ियाल बात किया तो चंबल नदी में ही पाए जाते हैं। विश्व में लगभग 3000 घड़ियाल हैं, जिनमें से 85% घड़ियाल चंबल नदी में ही पाए जाते हैं। पूरे विश्व में 3000 घड़ियाल हैं, जिसमें से 85% चंबल नदी में पाए जाते हैं। राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ राज्य को बाघ हस्तांतरित करने के लिए भी एक अध्यादेश जारी किया गया है, जिसके अनुसार मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व और कान्हा टाइगर रिजर्व को बाघ सौंपे गए हैं। मुख्यमंत्री ने सागर जिले में जन कल्याण पर्व के अंतर्गत लाखा बंजारा झील का जीर्णोद्धार किया हुआ है। इंदौर का एयरपोर्ट अब जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बनने जा रहा है, ध्यान रखिएगा। बात किया है उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ के द्वारा ग्वालियर में देश के पहले GSI भूवैज्ञानिक संग्रहालय का उद्घाटन भी किया जा रहा है। अब आप लोग ये तो नहीं सोच रहे हो ना सर छोड़ क्यों पढ़ा, क्योंकि वहां पर बात है ना सिर्फ पढ़ने वाली है, कोई याद करने वाली नहीं, तो इसीलिए जो याद करने वाले पॉइंट है हम उनको बता रहे हैं। शहडोल में MTP के नवनिर्मित सरसी आइलैंड रिसोर्ट का उद्घाटन किया गया। बाणसागर डैम के बैक वाटर पर मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के द्वारा जो है रिसोर्ट का निर्माण किया गया था। जर्मनी के रिशाल्ट के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय और मध्य प्रदेश सरकार के बीच में मुख्यमंत्री यादव ने हस्ताक्षर किया है। रातापानी टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सलाह पर 2 दिसंबर 2024 को रातापानी अभ्यारण्य को मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया था और देश का यह 57वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। जिला की बात किया तो रातापानी रायसेन सीहोर जिले में है। संरक्षित क्षेत्र रातापानी वन्यजीव टाइगर में आता है। अभ्यारण्य में टाइगर रिजर्व का नाम रातापानी टाइगर रिजर्व कोर क्षेत्र क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के रूप में इसका दिया गया है। बात यहाँ पर रातापानी टाइगर रिजर्व की है, इसको छोड़ते हैं। फिर हम बात करेंगे अन्य जानकारी की। तवा जलाशय रामसर साइट के बारे में। तो 8 जनवरी 2024 को तवा जलाशय को 14 अगस्त 2024 को रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया है। तो तवा जलाशय को किसमें आर्द्र भूमि के रूप में घोषित किया गया है, आर्द्र भूमि के रूप में घोषित किया गया है 14 अगस्त 2024 को। तो मध्य प्रदेश में कितनी साइटें हो चुकी हैं? 5 रामसर साइटें हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र में स्थित है तवा जलाशय। इसका निर्माण तवा और देनवा नदियों के संगम पर बना हुआ है। तवा जलाशय का निर्माण 1958 में तवा बांध के निर्माण में किया गया था। तवा की कुछ प्रमुख सहायक नदियां जैसे मलानी, सोनभद्र, नागद्वारी। सतपुड़ा टाइगर राष्ट्रीय उद्यान और बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिमी सीमा जो है बनाता है। यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के 6 दर्शनीय स्थलों को अस्थायी सूची में शामिल किया है, जिनमें ग्वालियर का किला, धमनार का ऐतिहासिक समूह, भोजेश्वर महादेव मंदिर भोजपुर, चंबल घाटी के रॉक कला, खूनी भंडारा, बुरहानपुर, रामनगर और मंडला की गौण स्मारक को जो है यूनेस्को ने अस्थायी सूची में शामिल किया हुआ है। पहला 5 ग्रीन लीफ रेटिंग रिसोर्ट
स्वच्छ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन लीफ रेटिंग एक अनूठी पहल शुरुआत की गई है। केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता पर्यावरण मंत्रालय की संयुक्त रूप से इसको लागू किया गया है। देश में आतिथ्य सुविधा जैसे रिसोर्ट, होम स्टे, धर्मशाला सुविधाओं में स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग सिस्टम के अंतर्गत नर्मदापुरम जिले के मड़ई में स्थित वायसन रिसोर्ट को देश का प्रथम स्थान जो है दिया गया है। रायसेन जिले में अवस्थित जो झीरी बड़ेहा गांव है उसको बेतवा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गंगा जल संवर्धन अभियान का यहाँ पर जो है शुरुआत या शुभारंभ किया हुआ था। यहाँ पर हम बात करेंगे जो चर्चित राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो इंपोर्टेंट पार्ट है ये, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना होगा आपको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में बनते भी हैं। सबसे पहले जूम आउट कर लेते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पंचमढ़ी अभ्यारण्य। क्यों चर्चा में रहा पंचमढ़ी अभ्यारण्य? तो राजा भभूत सिंह के नाम पर पंचमढ़ी अभ्यारण्य का नाम राजा भभूत सिंह अभ्यारण्य कर दिया गया है। तो पंचमढ़ी अभ्यारण्य का नाम क्या हो गया है? राजा भभूत सिंह अभ्यारण्य हो चुका है। ओमकारेश्वर वन्य अभ्यारण्य की बात किया तो डॉक्टर मोहन यादव ने स्थापना दिवस 1 नवंबर 2025 को 27वें वन्यजीव अभ्यारण्य का ओमकारेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य की घोषणा की और यह अभ्यारण्य खंडवा एवं देवास जिलों में बनाया गया है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व की बात किया तो भारत सरकार वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन नई दिल्ली के द्वारा वन प्राणियों के संरक्षण संवर्धन की दृष्टि से यहाँ पर 22 सितंबर 2023 को वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को विभिन्न क्षेत्रों में सूचित किया गया और केंद्र सरकार के द्वारा कैन बेतवा लिंक परियोजना की स्वीकृति भी अध्यारोपित की गई है, जिसका पालन जिला सागर, दमोह और नरसिंहपुर, नौरादेही की वीरांगना अभ्यारण्य जिले को शामिल किया गया है। वीरांगना दुर्गावती मध्य प्रदेश का 7वां और देश का 54वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। रातापानी अभ्यारण्य की बात किया है तो जंगल सफारी प्रारंभ करने वाला यह पहला वन्यजीव अभ्यारण्य है और इसे टाइगर रिजर्व भी बनाया गया है। करेरा अभ्यारण्य की बात किया तो शिवपुरी जिले के करेरा में इसको वन्य प्राणी अभ्यारण्य के रूप में डिनोटिफाइड समाप्त कर दिया गया है। इसको वन्य प्राणी अभ्यारण्य को समाप्त कर दिया गया और इसका गठन 1981 में सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए किया गया था। कर्माझिरी अभ्यारण्य की बात किया तो सिवनी जिले में पेंच टाइगर रिजर्व के सीमावर्ती क्षेत्र में है और यह नवीन कर्माझिरी अभ्यारण्य को घोषित किया गया है। तो अभी डिनोटिफाइड किया गया है करेरा अभ्यारण्य जो कि शिवपुरी में था। बात की जाए यहाँ पर तेंदुओं की संख्या रिपोर्ट के अनुसार तो 29 फरवरी 2024 को भूपेंद्र यादव हैं केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री, भारत में तेंदुओं की गणना के आंकड़े जारी किए। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से नंबर 1 रहा है तेंदुओं की संख्या में। देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में तेंदुए हैं, 3907 3907 तेंदुए मध्य प्रदेश में हैं। देश के 3 टाइगर अगर रिजर्व की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और पन्ना टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा तेंदुए हैं। बात किया है कि देश में सबसे कम तेंदुए कहां पर? तो अरुणाचल प्रदेश में केवल 42 हैं, ध्यान रखिएगा। और सबसे अधिक तेंदुओं की आबादी करने वाला स्थल की बात किया तो आंध्र प्रदेश का श्रीशैलम, नागार्जुन, इसके बाद पन्ना टाइगर है, ध्यान रखना है, सतपुड़ा। रीवा में रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा 3 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट भी स्थापित किए गए हैं। 6 सितंबर 2023 को रायसेन के रांची जिले में देश की पहली सोलर सिटी को लोकार्पण किया गया था। सोलर सिटी वार्षिक 14,000 टन से CO2 उत्सर्जन में जो है कमी ला रही है। चीता पुनर्स्थापना की बात की जाए तो 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे, जिनमें 3 नर थे, 5 मादा थी, जिनमें मध्य प्रदेश की उत्तरी दिशा में श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में इनको छोड़ा गया था। उसके बाद 18 फरवरी 2023 को 1 साल बाद दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को लाया गया, जिनमें 7 नर और 5 मादा थी। दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीतों को अब कूनो में ही छोड़ा गया था। अब चीतों की संख्या 12 हो चुकी है। क्यों 12? आपको बाद में लाए गए और 8 पहले लाए गए, तो टोटल 20 हो चुके हैं। प्रोजेक्ट चीता इनोवेटिव इनिशिएटिव अवार्ड में आपको शामिल भी किया गया है। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। राज्यवार बाघों की संख्या को प्रकाशित किया गया और 2022 में भारत में कुल बाघों की संख्या 3682 है और बाघ की गणना हर 4 साल में एक बार की जाती है। सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश में ही है जो कि 785 संख्या है। इसके बाद कर्नाटक में है 563। तो अगर बात किया तेंदुओं में मध्य प्रदेश सबसे टॉप पर है, बाघों में भी मध्य प्रदेश सबसे टॉप पर है। हमने आपको बताया था रामसर साइट्स, वेटलैंड्स बताए थे जो आपकी आर्द्र भूमि है, मध्य प्रदेश में 5 हैं। कौन कौन सी है? भोजलैंड वेटलैंड भोपाल में 2002 में घोषित किया गया था। सांक सागर शिवपुरी में 2022 में घोषित किया गया है। श्रीपुर तालाब इंदौर में 2022 में घोषित किया गया। यशवंत सागर इंदौर में 2022 में घोषित किया गया। तो 2022 में 3 को घोषित किया गया था, सांक सागर, श्रीपुर तालाब, यशवंत सागर। सबसे अंतिम में तवा जलाशय जो कि इटारसी नर्मदापुरम जिले में है, 2024 में इसको जो है घोषित किया गया था, ध्यान रखना। बात की जाए तवा जलाशय एक ऐसी है जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी साइट है और सिरपुर तालाब प्रदेश की सबसे छोटी रामसर साइट के रूप में शामिल की गई है। मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में 3 वन्यजीव अभ्यारण्य 2025 में घोषित किए गए हैं। 25वां आपका डॉक्टर भीमराव अभ्यारण्य घोषित किया गया जो कि सागर जिले में है।
26वां आपका डॉक्टर देवी अहिल्याबाई होलकर अभ्यारण्य घोषित किया गया, इंदौर बड़वाई खरगोन में है। 27वां आपका वन्यजीव अभ्यारण्य ओमकारेश्वर घोषित किया गया है, जो कि आपके ओमकारेश्वर जिले में है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, देवी अहिल्याबाई होलकर, ओमकारेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य को घोषित अभी हाल ही में किया गया है। मध्य प्रदेश में कुछ अन्य प्रस्तावित अभ्यारण्य भी है, जैसे राजा दलपत साय अभ्यारण्य मंडला जिले में है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अभ्यारण्य हरदा जिले में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल अभ्यारण्य सीहोर जिले में है, महात्मा गांधी अभ्यारण्य बुरहानपुर जिले में है, जमुना देवी अभ्यारण्य सरदार जिले में है, शरभंगा अभ्यारण्य सतना जिले में है, और अंतिम में संजय गांधी अभ्यारण्य छिंदवाड़ा जिले में है। तो ये आपके प्रस्तावित है, अभी बने नहीं है, प्रस्तावित है। जो 3 बन चुके हैं वो आपको मैंने बता दिए। तो आज हमने 1 मिनट का थोड़ा सा और वेट कर लो, मैं एक बात बता दूं। मैंने आज यहाँ पर 2 टॉपिक की बात की है। कौन कौन सी टॉपिक की? तो आपके वन स्थिति रिपोर्ट 2023 हो सकता है आप लोग को समझ में कम आई हो, लेकिन 1 से 2 बार वीडियो देख लोगे अपडेट हो जाएगा, ध्यान करो। पर्यावरण पारिस्थितिकी के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा आज का चैप्टर, क्योंकि मध्य प्रदेश से संबंधित सबसे ज्यादा क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में हम किसकी बात करने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी? तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपकी जल संसाधन नदी जोड़ो परियोजना की, मध्य प्रदेश में शिक्षा परिदृश्य की, स्वास्थ्य परिदृश्य की और पर्यटन एवं कला संस्कृति की। तो 27, 28, 29 और 3 4 चैप्टर आपके जो है आपकी नेक्स्ट वीडियो में कवर किए जाएंगे। तो चैनल पर अगर आप लोग अभी तक नए हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल पर एमपी जीके की बहुत सारी सीरीज चालू है। सिलेक्शन तक एमपी जीके पूरी किताब की वीडियो बना रहे हैं, आपकी परीक्षा धाम की पूरी पब्लिकेशन की बुक बन रही है, चाहे वो यूनिट 10 हो, एमपी जीके हो, आप जाके देख पाओगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।